हेलो बच्चों, हमने पिछली क्लास में अब तक ये देखा था कि ह्यूमन बीइंग खुद एक रिसोर्स है। ऐसे में हम उसे रिसोर्स तभी बना सकते हैं जब हम उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे, प्रॉपर एजुकेशन देंगे, उसको स्किल्स प्रोवाइड करेंगे और एक अच्छी हेल्प देंगे। ठीक उसी तरह अगर हम एक देश की बात करें या हम अपने कंट्री की बात करें, तो ऐसे में अगर हम अच्छी व्यवस्था या फिर जो भी पब्लिक सर्विसेज हैं, अगर देश के हर नागरिक तक या आम नागरिक तक पब्लिक सर्विस अच्छी पहुंचती है या सार्वजनिक सेवाएं अच्छी हैं, वो स्वास्थ्य सेवा हो सकती है, वो आपका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, रेल सेवा हो सकती है या और भी अन्य प्रकार की सेवाएं जो दैनिक जीवन के लिए जरूरी हैं, अगर वो बेहतर सुविधा मिलती है तो हम ह्यूमन को एक रिसोर्स की तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। और जब हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से हम ज़्यादा बेनिफिट गेन कर सकते हैं। और जब भी हम ये कहते हैं पीपल एज रिसोर्स, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी कोई व्यक्ति एक रिसोर्स में कन्वर्ट होता है तो वो केवल खुद के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए और सोसाइटी के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। जब एक पर्सन रिसोर्स में कन्वर्ट होता है और सोसाइटी से इंटरैक्ट करता है तो वो एक पर्सन एक बहुत बड़े मास को बेनिफिट करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर एक व्यक्ति समाज से निकलकर डॉक्टर बनता है, एक रिसोर्स में कन्वर्ट होता है, तो जब वो डॉक्टर बनेगा तो वो अपने पर डे एटलीस्ट वो कम से कम 100, 200, 300 पेशेंट्स देखेगा। और जब वो महीने में अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे, कम से कम मे भी 3000, 4000 या ज़्यादा पेशेंट्स को देखेगा। और उसी तरह अगर आप ईयरली कैलकुलेट करें या और ज़्यादा उसी तरह कैलकुलेट करें तो अपने लाइफ के जो टाइम स्पैन है, अपने पूरी लाइफ में वो आदमी लाखों लोगों तक बेनिफिट पहुंचाएगा। तो एक व्यक्ति का रिसोर्स में कन्वर्ट होने का मतलब है कि वो एक बहुत बड़े मास को बेनिफिटेड करता है। ऐसे में इसीलिए लोग कोशिश करते हैं कि एक तो है कि अगर आपने सिर्फ इकोनॉमी अपने लिए जनरेट की और कंजम्पशन बेस्ड में आप लगे हुए हैं, सिर्फ कंजम्पशन में, तो वो सिर्फ आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एज अ रिसोर्स कन्वर्ट होता है और एक सोसाइटी या मास को बेनिफिटेड करता है, तो ऐसे में देश का भी फायदा होता है। इसीलिए पूरा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ इसी बात पर डिपेंड करता है कि एक नॉर्मल पर्सन को प्रॉपर एजुकेशन के थ्रू स्किल्स सिखाने के बाद हम उसे एज अ रिसोर्स कन्वर्ट करें। यहाँ पर हम दो कहानियों से के माध्यम से समझेंगे। एक कहानी है शकल की, दूसरी कहानी है विलास की। विलास और शकल दोनों ही एक गांव में रहते हैं जिसका नाम है सीमापुर। शकल की जो उम्र है वो 12 साल है और जो उसकी मदर हैं जिनका नाम शीला है, वो घर के घरेलू कामों को देखने का काम करती हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जब भी हम मेल और फीमेल की बात करते हैं तो दोनों में वर्क डिवीजन देखने को मिलेगा। अगर कहीं पर भी मेल अर्निंग मेंबर है तो हो सकता है फीमेल घर संभाल रही हो, या फिर मेल और फीमेल दोनों भी अर्निंग मेंबर हो सकते हैं, तो भी कोई ना कोई बैक सपोर्ट में होगा और घर की डेली एक्टिविटीज को या तो वो खुद परफॉर्म कर रहे होंगे या उन्हें परफॉर्म करने के लिए किसी को रखा होगा। यहाँ पर शकल की स्टोरी में जो उसकी मदर है शीला, वो घर के डोमेस्टिक का मतलब जो घरेलू काम है उनको देखने का काम करती हैं। घरेलू काम से मतलब है सुबह उठना, झाड़ू पोछा बर्तन, घर की जो भी छोटी छोटी जिम्मेदारियां आप देखते हैं या आपकी माँ हो सकता है करती हो या आपके घर में कोई आता हो, तो जब भी आपकी मदर जो डेली वर्क परफॉर्म करती हैं
वो सब के सब डोमेस्टिक वर्क में आ जाएगा। इवन आपके लिए सुबह उठना, नाश्ता तैयार करना, आपको स्कूल भेजना, ये सब कुछ भी डोमेस्टिक वर्क में ही आएगा। साथ ही उसके यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हैं जिसका नाम जीतू और सीतू है, उनकी भी देखभाल करनी होती है। उसके अंकल श्याम हैं जिन्होंने मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन को पास किया है, लेकिन उनके पास किसी भी तरह की जॉब नहीं है। तो यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि एक फैमिली में जहाँ 3 बच्चे हैं, उनके मदर फादर हैं, अर्निंग मेंबर एक है क्योंकि मदर डोमेस्टिक वर्क संभाल रही हैं, साथ में 3 बच्चे हैं छोटे, और जो उसका छोटा भाई मतलब जो उनके चाचा हैं, एक तरह से अंकल लगते हैं, उनके पास भी कोई जॉब नहीं है। उन्होंने मैट्रिकुलेशन का ही एग्जाम अभी पास किया है। बूटा एंड शीला दोनों लोग मिलके चाहते हैं कि शकल ज्यादा से ज्यादा अच्छी पढ़ाई कर सके। हर बच्चे के माता पिता ये चाहते हैं कि उसके बच्चे ज्यादा से ज्यादा अच्छी पढ़ाई प्राप्त कर सकें। उसके पीछे का रीजन है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि आप एक रिसोर्स में कन्वर्ट हों। रिसोर्स से मतलब है कि आप एक एसेट में कन्वर्ट हों, ना कि लाइबिलिटी में। जैसे यहाँ पर जो अंकल हैं जिन्होंने मैट्रिकुलेशन का एग्जाम पास किया है, लेकिन फिर भी वो घर में रह रहे हैं, तो वो दिखा रहा है कि वो इस समय एक लाइबिलिटी है। एजुकेशन लेने के बावजूद भी वो एसेट नहीं बन पाए। तो दोनों मदर एंड फादर चाहते हैं कि शकल पढ़ाई करे, और वो लोग फोर्स करते हैं कि विलेज के स्कूल को ज्वाइन किया जाए। साथ ही धीरे धीरे उसकी हायर सेकेंडरी की तरफ, जब आप पढ़ाई पढ़ेंगे तो धीरे धीरे सीनियर लेवल पर जाएंगे, तो उसके जो मदर फादर हैं वो चाहते हैं कि वो अच्छे से अच्छी एजुकेशन उसको मिले और सकल की पढ़ाई अच्छी रहे। इसके लिए जो सकल के फादर हैं वो कहीं से बैंक से लेंगे, बैंक से जाकर के वो लोन लेते हैं, और लोन लेने के बाद सकल का एडमिशन एक वोकेशनल कोर्स में करा देते हैं। वोकेशनल कोर्स से बेसिकली मतलब है ऐसा कोर्स जिसे करने के बाद एटलीस्ट आपको चांसेस हैं कि कोई जॉब मिल जाएगी। तो वो एक वोकेशनल कंप्यूटर कोर्स में सकल का नाम लिखवा देते हैं। सकल जो है वो शुरू से ही एक मेरिटोरियस और ब्राइट स्टूडेंट रहा है, पढ़ाई में हमेशा अच्छा रहा है। ऐसे में वो लगातार मेहनत करके उस कोर्स में, उस डिग्री में मेहनत करता है, जिससे उसे सफलता मिलती है और एक जॉब अचीव कर लेता है। अब सकल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुका है, और साथ ही धीरे धीरे जब उस सॉफ्टवेयर को सीख लेता है तो सॉफ्टवेयर के बारे में जो उसके बॉस हैं वो भी उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उससे हेल्प लेते हैं, और धीरे धीरे उसका जो प्रमोशन है वो जल्दी होने लगता है। तो बेसिकली इन शॉर्ट हमने शकल की कहानी देखी, जहाँ उसके मदर फादर हैं, उसके 2 सिबलिंग्स हैं और उसके एक अंकल हैं। और यहाँ पर उसके मदर फादर चाहते थे कि वो पढ़े, आगे बढ़े, इसलिए उन्होंने अच्छी जगह नाम लिखाया। सकल मेरिटोरियस स्टूडेंट है, और वोकेशनल ट्रेनिंग में उसका नाम लिखाने की वजह से उसको जॉब मिल जाती है। लोग उसे जॉब में भी, उसके बॉस उसे रिकॉग्नाइज करते हैं और वो अच्छे से काम करने लगता है। अब इस सिचुएशन में उसके पास एक अच्छी जॉब है, तो हम ये कह सकते हैं कि सकल एक रिसोर्स में कन्वर्ट हो गया। मतलब सकल की जो मेहनत थी, जो पढ़ाई थी, वो सफल हो गई, क्योंकि वो एज अ रिसोर्स कन्वर्ट हो गया। हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम या आपके पढ़ाई करने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप एक रिसोर्स में कन्वर्ट हो सकें। यहाँ पर स्टोरीज ऑफ विलास एंड सकल में दोनों की एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। आगे हम समझेंगे कि विलास की स्टोरी क्या है। इन दोनों स्टोरीज के माध्यम से पीपल एज रिसोर्स को बहुत ही अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट किया गया है। जब हम विलास की बात करते हैं तो विलास उसी गांव में रहने वाला
एक 11 साल का लड़का है। उसके फादर महेश एक क्या है, मछुआरे हैं। मछुआरे मतलब जिनके जीवन का, जीविकोपार्जन का या जीवन यापन का एकमात्र सोर्स मछली पालन है। उनका काम मछलियों को पकड़ के लाना और उसके माध्यम से अपना घर चलाना होता है। ऐसे में जब विलास 2 साल का था तब उसके फादर की डेथ हो जाती है। मतलब किसी कारणों से फादर जो उसके घर चला रहे थे विलास के, उसकी उनकी डेथ हो जाती है जब विलास 2 साल का था। ऐसे में जो उनकी मदर है गीता, विलास की जो माँ है गीता, वो क्या करती हैं, वो मछलियों को बेच करके घर चलाने का काम करती हैं। स्वाभाविक सी बात है कि आसपास से या तो मछली पकड़ी जाती होगी या आसपास तालाब होगा या समुद्र होगा जहां से मछली पकड़ के ला करके उसे बाजार में बेच करके उससे जो पैसा मिलता है उससे अपना जीवन यापन करते हैं। हाँ, यह है कि वो लैंड ओनर के तालाब से लेकर के आते हैं और उसको बगल वाली मंडी में, मंडी एक ऐसा स्थान जहां पर लोग अपना सामान रिप्रेजेंट करते हैं और आसपास की आम जनता आकर के वहां से सस्ते में सामान लेकर के चली जाती है। मंडी उस जगह को कहते हैं। वहां पर इसलिए आपको सब्जी भी मिल सकती है, मछली भी मिल सकती है। वो एक तरह का बाजार है जो सड़कों पे ही आमतौर पर लगाया जाता है। और इस प्रोसेस से लैंड ओनर के पॉन्ड से विलास की माँ जो मालिक है उसके तालाब से मछली पकड़ के लाती है और उसे ला करके मार्केट में बेचने जाती है। इसकी वजह से उसको रोज 150 रुपीज मतलब 150 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है मछली को बेचने से। और जो विलास है वो अर्थराइटिस का पेशेंट है। अर्थराइटिस एक बीमारी है जिसमें घुटने में दर्द होता है या किसी तरह की समस्या होती है। ऐसे में विलास जो है अर्थराइटिस का पेशेंट है और उसकी जो मदर है वो इतना खर्च बियर नहीं कर सकती या उतना खर्चा नहीं उठा सकती कि वो एक अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए उनके पास लेकर के विलास को जाएं। साथ ही जब विलास बीमार रहने लगता है तो जो विलास है वो स्कूल नहीं जा पाता है और ना ही उसका कोई इंटरेस्ट रहता है पढ़ाई में। वो अपनी माँ की मदद, विलास अपनी माँ की मदद घर के छोटे छोटे कामों और बाजार के सारे कामों और जिम्मेदारियों को उठाने में करता है। साथ ही उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम मोहन है। और कुछ समय बाद उसकी जो माँ है वो भी बीमार रहने लगती है और फैमिली में कोई ऐसा नहीं होता है जो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। ऐसे में विलास मजबूर होके, क्योंकि उसके फादर की डेथ हो चुकी जब वो 2 साल का था और जो उसकी मदर है वो अब बीमार रहने लगी, तो उसकी वजह से घर की सारी फाइनेंशियल जिम्मेदारी, एक छोटा भाई भी है, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब विलास के कंधों पर है। तो विलास अब पूरी तरह से मछली पकड़ने के काम में आ जाता है। उसकी मजबूरी है क्योंकि कोई भी उसके घर को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो जो मछली पकड़ने का काम, मार्केट ले जाने का काम, उसे बेचना और उससे जो पैसा मिलना, वो काम करने की जिम्मेदारी अब विलास की है। और he like his mother earned only a meager income, मतलब विलास भी अपनी माँ की तरह बहुत थोड़ा पैसा ही कमा पाता है, जिसकी वजह से वो अपने जीवन की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में सक्षम नहीं है, या फिर जो जीवन की छोटी छोटी जिम्मेदारी है केवल वो उसे ही फुलफिल कर पा रहा है। अगेन हमने कहानी देखी दो लोगों की, किसकी, विलास और शकल की। शकल की कहानी जो कि पढ़ता है, मेहनत करता है, उसके फादर उसे वोकेशनल स्टडीज में डाल देते हैं और उसकी वजह से वो एक अच्छा कंप्यूटर ऑपरेटर या इंजीनियर या कुछ बन जाता है, जिसकी वजह से उसके पास एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम रहती है। वो एक रिसोर्स में कन्वर्ट हो गया।
जबकि विलास की कहानी में यहाँ पर उसके फादर की अर्ली एज में डेथ हो जाती है। ड्यू टू अर्थराइटिस विलास अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाता है और साथ में उसकी मदर जब बीमार रहने लगती है तो उस घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी विलास के कंधों पर आ जाती है। तो जहां एक पर्सन सकल प्रॉपर एजुकेशन के थ्रू, प्रॉपर स्किल्स के थ्रू एक रिसोर्स में कन्वर्ट होता है और एक बेटर इनकम अपॉर्चुनिटी को अवेल करता है, इसके विपरीत विलास एक रिसोर्स में कन्वर्ट हो पाने की बजाय क्योंकि उसको प्रॉपर एजुकेशन और स्किल नहीं मिल पाया तो वो अपने उसी प्रोफेशन को चुन लेता है जो उसकी मदर का प्रोफेशन होता है और जो उसकी इनकम है वो बहुत कम होती है। तो ये एक केस स्टडीज है ये बताने के लिए कि जब एक पर्सन एज अ रिसोर्स कन्वर्ट होता है तो न केवल वो खुद का जीवन सुधारता है बल्कि जब वो समाज से इंटरैक्ट करता है, समाज के लोगों के बीच रहता है तो उन लोगों का जीवन भी वो बेहतर बना देता है। तो इसीलिए पीपल एज रिसोर्स जो चैप्टर है या फिर जो आपके जीवन में आपके पढ़ाई का मूल मकसद या उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप एक रिसोर्स में कन्वर्ट हों। ये दो एग्जाम्पल हैं जो आपको बताते हैं कि लाइफ में एजुकेशन कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप सकल जैसे व्यक्ति बनते हैं तो आपके पास एक बेटर लाइफ होगी और अगर आप विलास जैसी स्थिति में जाते हैं तो आपके पास एक खराब लाइफ होगी। तो पीपल एज रिसोर्स का यही मतलब है। अगेन जब विलास अर्थराइटिस का पेशेंट होता है तो उसके पास डॉक्टर के पास जाने का पैसा नहीं होता है, जबकि इसके विपरीत सकल ने जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की डिग्री ली थी उसकी वजह से वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने और एक अच्छी लाइफ को हासिल करने में सक्षम है। सकल के केस में several years of education added to the quality of labor, जो लेबर की क्वालिटी है वो इनहेंस हो गई है। फर्क ये है कि जब एजुकेशन और स्किल्स नहीं होगा तो आपको जो क्वालिटी ऑफ लेबर है वो लो होगा, जब एजुकेशन और स्किल्स होगा तो जो आपका क्वालिटी ऑफ लेबर है वो हाई होगा। तो ये डिफरेंस है। अब एक व्यक्ति एक दिन में अगर आप समाज में देखेंगे एक व्यक्ति दिन भर ईंटा ढोता है और उसे शाम को 300 रुपए मिलता है, दूसरा व्यक्ति ऑफिस में बैठ के काम करता है उसे पूरे दिन काम करने के 2000-3000 मिलते हैं, जबकि जो और हाई एंड या हाई पेइंग स्किल्स वाली जॉब हैं वहां पे आप देखेंगे कि लोग पर डे भी लाख रुपीज में भी कमा रहे हैं या पर डे 25-30,000 तक कमा रहे हैं, 1 लाख तक कमा रहे हैं। तो हर किसी का इनकम अलग है, लेकिन जो भी चीजें हैं एजुकेशन और स्किल्स जब तक बेटर नहीं होगी तो जो आपका क्वालिटी ऑफ लेबर है वो हाई नहीं होगा। तो जितना आपका क्वालिटी ऑफ लेबर हाई होगा आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इनहेंस होगी और आपकी प्रोडक्टिविटी जितनी इनहेंस होगी वो देश की इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद करेगी। जब हम विलास का केस देखते हैं तो वहां पर ना ही एजुकेशन है और ना ही हेल्थ है, दोनों चीजें ना होने की वजह से जो उसके अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ है, जो उसके जीवन के प्रारंभिक अवस्था है, उसमें ना तो एजुकेशन मिल रही है, ना स्किल्स मिल रही है और ना प्रॉपर हेल्थ केयर कंडीशंस मिल रही है। अभी हमने शुरू में बात किया था कि किसी भी देश की उन्नति या विकास तभी संभव है जब उस देश की सार्वजनिक सेवाएं दुरुस्त होंगी। किसी भी देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है तो उसके पास एटलीस्ट जो बेयर मिनिमम फैसिलिटीज है वो एक अच्छे तरीके से अवेलेबल होना चाहिए। अगर देश के हर आम नागरिक को अच्छी सड़क, एक रहने के लिए घर, उचित दाम पर खाद्यान्न और मेडिकल फैसिलिटीज, इतनी चीजें अगर मिल जाएं तो एक व्यक्ति का जीवन अपने आप बदल जाएगा। और जो भी देश इन सुविधाओं को मुफ्त में
या कम कीमत में देने में सक्षम होता है, उस देश के जो आम नागरिक है, जो आम जनता है, वो एक संसाधन के तौर पर अपना बेहतर प्रदर्शन दे पाते हैं, जिससे कि देश की जीडीपी बढ़ती है, देश की नेशनल इनकम बढ़ती है और वैश्विक स्तर पर जो देश की आय है, जो आर्थिक स्थिति है, उसमें सुधार होता है। यहाँ पर जो विलास है उसे अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ में एजुकेशन नहीं मिली, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिली, तो वो बाध्य है उतनी ही सैलरी पर काम करने के लिए जितना उसकी माँ को मिलता था। और यहाँ पर कोई फिक्स सैलरी नहीं है, बल्कि जो प्रोडक्ट आप मार्केट में बेचेंगे, यानी जब आप मछली को मार्केट में बेचेंगे, उससे जो आपको मिलेगा उसी के आधार पर आपको अपना जीवन यापन करना होगा। इसीलिए कहा गया है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स। कैसे? ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट करने को कह रहा है कि आज अगर आप ह्यूमन रिसोर्स पर पैसा लगाएंगे तो कल को रिटर्न उस इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा है। हमें रिटर्न कैसे मिलेगा और इन्वेस्टमेंट कैसे लगाना है? इन्वेस्टमेंट जो लगाने की बात है वो वाया एजुकेशन और हेल्थ केयर से के माध्यम से, क्योंकि जब आप छोटे रहे होंगे तो आपका दिमाग एकदम खाली रहा होगा। धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें एजुकेशन को डाला गया, जिससे कि आप और थोड़ा बेहतर हो पा रहे हैं। और धीरे धीरे जब आप प्रॉपर लेवल ऑफ एजुकेशन गैदर कर लेंगे, तब आप सोसाइटी के लिए एक रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। This investment on people is the same as investment in land and capital। ठीक वैसे जैसे हम लैंड में या कैपिटल में किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं कि फ्यूचर में हमें रिटर्न मिलेगा, इससे बेनिफिट मिलेगा, तो ठीक उसी तरह हम एक ह्यूमन में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि भविष्य में जब आप एज अ रिसोर्स एक बेटर पर्सन, एक अच्छे नागरिक की तरह देश में बड़े होंगे, तो आप इस समाज के एक बड़े वर्ग को लाभान्वित करने का काम करेंगे। A child too, with investments made on her education and health, can yield a high return in future in the form of higher earnings and greater contribution to the society। वही बात ये यहाँ पर बता रहा है कि अगर इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी तो सोसाइटी को जो रिटर्न है वो ज्यादा मिलेगा। इसीलिए एजुकेशन का अपना प्रॉपर एक मतलब इम्पोर्टेंस है। साथ ही जब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन और हाइजीन की, हमें किस चीज की जरूरत है? जब भी हम बात करते हैं किसी भी ह्यूमन को एज अ रिसोर्स कन्वर्ट करने की, तो उसकी एजुकेशन और हेल्थ की बात हो रही है। हेल्थ के साथ साथ हमें ये देखना होगा कि जो फूड दिया जाता है, क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा साइंस की बुक में कि फूड में जो न्यूट्रिशन है वो हमें कितना इम्पोर्टेंट है, या उनकी वजह से या एक बैलेंस डाइट लेने का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। तो कहने का मतलब, जब आप चाहते हैं कि वाया एजुकेशन आप बेटर बना सकें, तो एक अच्छी हेल्थ सर्विस के अलावा जो फूड मटेरियल कंज्यूम किया जा रहा है उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन होना जरूरी है, और हमें हाइजीन का भी ख्याल रखने की जरूरत है। अगर नहीं रखेंगे तो हैजा, मलेरिया, डेंगू, कॉलरा और भी अलग अलग तरह की बीमारियां जो भी गंदगी से रिलेटेड चीजों से संक्रमण से फैल सकती हैं। तो हमें क्या जरूरत है कि प्रॉपर लेवल ऑफ हाइजीन और न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखा जाए। इसके अलावा कई जगह आपने देखा है कि जहां पर, इसीलिए कहा जाता है कि जब समानता, हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, जब हम समानता की बात करते हैं तो जन्म से जो समानता है वो व्यक्ति को नहीं मिलती। जिस
आर्थिक वर्ग में आपने जन्म लिया है वही आर्थिक आधार अब आपका ताउम्र चलता रहेगा आपके साथ साथ। ऐसे में हम बात करते हैं, मान लीजिए किसी के पेरेंट्स, हम दो फैमिली को कंपेयर करें अगर, कि किसी के पेरेंट्स अगर बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो उनको बचपन से अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी, अच्छे सर्किल या इन्वायरमेंट मिलेगा, अच्छी प्रॉपर स्कूलिंग मिलेगी, उसी हिसाब से वो आगे जाएंगे। लेकिन अगर वही दूसरा परिवार है जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, तो पॉसिबिलिटी है क्योंकि उन्होंने एजुकेशन हासिल नहीं किया तो उनके लिए एजुकेशन का वेटेज या इम्पोर्टेंस कुछ भी ना हो। और जब ऐसी स्थिति होगी तो इस स्थिति में जब वेटेज और इम्पोर्टेंस नहीं होगा तो वो अपने बच्चों को भी पढ़ाई देने के लिए बहुत मेहनत नहीं करेंगे। इसीलिए ऐसे में बात हो रही है कई बार जिनके माता पिता अनएजुकेटेड हैं और जो लैक ऑफ हाइजीन में हैं, ऐसे में बच्चे भी एक डिसएडवांटेज पोजीशन में चले जाते हैं। एग्जाम्पल, कोई रिक्शे वाला व्यक्ति है जो रिक्शा चलाता है, उसका परिवार कहीं सड़क में फुटपाथ पर सोता है रात में, या कोई एक लेबर है जो दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, वो अपने परिवार का किसी तरह पेट पालता है। ऐसे में उसके लिए जो सबसे जरूरी है वो है आज के लिए अपने जीवन की जो नैतिक जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, जो नैतिक के अलावा जो उसका दैनिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए वो पूरे दिन काम करता है, उसके बदले उसे पैसा मिलता है। ऐसे में वो ये चाहता है कि जितना जल्दी हो उसका बच्चा उसकी जिम्मेदारियों को रिप्लेस करने में सक्षम हो जाए, और जितनी जल्दी वो उन जिम्मेदारियों को उससे ले लेगा उसके कंधे का भार कुछ कम हो जाएगा। ऐसे में जो सबसे निचला तबका है उसके लिए शिक्षा का महत्व तो बहुत नहीं है, और उन लोगों को पीपल एज अ रिसोर्स में कन्वर्ट करने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। हालांकि सरकार की योजनाएं लगातार चलती रहती हैं, बहुत से लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाया जाता है, लेकिन फिर भी भारत एक बड़ा देश है, क्षेत्रफल के आधार पर भी और जनसंख्या के आधार पर भी। इसीलिए सीमित संसाधन होते हुए एक बड़ी जनसंख्या को संभाल पाना किसी भी सरकार के लिए चुनौती का काम होता है। अगेन हम बात कर रहे हैं कंट्रीज। एग्जाम्पल के लिए जैसे जापान एक देश है, वो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करता है किसमें? ह्यूमन रिसोर्स में, क्योंकि जापान के पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है। जब आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो नेचुरल रिसोर्स से ज्यादा मतलब है आपके पास एग्रीकल्चर के लिए जमीन होना, अपना खाद्यान्न होना, और खाद्यान्न के अलावा आपके पास जो भी आपके मिनरल्स हैं, जो भी आयरन ओर हो गया, आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, किसी तरह का धातु हो गया, या फिर आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, तो जो भी आपके रिसोर्सेज हैं नेचुरल, वो जापान के पास कम हैं। लिखा है दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं है। इसीलिए जापान ने ह्यूमन को एज अ रिसोर्स कन्वर्ट कर दिया। उसके बावजूद सोचिए किसी कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है, हमारे पास अच्छे खासे नेचुरल रिसोर्स हैं, लेकिन जापान के पास नेचुरल रिसोर्स ना होने के बावजूद भी उसने अपने आप को एक डेवलप्ड और रिच कंट्री में कन्वर्ट कर लिया। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो आज के बच्चे हैं वही कल को देश संभालेंगे, तो अगर उनका मॉरल वैल्यूज, मॉरल कंपस, सोचने का तरीका बेहतर होगा तो वो लोग ऐसी पॉलिसीज और ऐसी प्लानिंग करने में सक्षम होंगे कि देश की दशा और दिशा दोनों को बदला जा सके। तो यहाँ जब हम बात कर रहे हैं तो जापान ने दिमाग लगाया कि ह्यूमन को एक रिसोर्स में कन्वर्ट किया और खुद को एक डेवलप्ड और रिच इकोनॉमी में कन्वर्ट कर लिया, और जितने भी नेचुरल रिसोर्स की उनको जरूरत होती है वो सब के सब बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट का मतलब है जो चीज आपके पास नहीं है किसी दूसरे से आपने मंगा लिया, उसके लिए आपने भुगतान कर लिया।
मान लीजिए आपके घर में अभी राशन नहीं है, या मान लीजिए कोई मेहमान आया, आपके पास बिस्कुट नहीं है उनको ऑफर करने के लिए, तो आप क्या गए, जल्दी से दुकान गए, उनको पैसा दिया और बिस्कुट लेकर के आ गए। लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट वर्ड कब यूज होता है, जब हम हमारे देश में, ये क्या था, मैंने माइक्रो लेवल पर किसी चीज को बताया, घर के लेवल पर, कि घर में आपके कोई सामान नहीं है तो आप बाहर जाके दुकान से ले आते हैं। जब अपने देश में ही कोई सामान ना हो तो फिर हम दूसरे देश से लेकर के आ जाते हैं। तो जब हमें दूसरे देश से लेना होता है तो हम उसके बदले पैसा देते हैं, तो उसे हम इंपोर्ट कहते हैं। हमारे पास जो चीज नहीं है, मान लीजिए हमारे पास चीनी कम है और हमको, हालांकि यहाँ पर गन्ना होता है, मैंने एग्जाम्पल दिया है, कोई भी चीज आप ले सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। मान लीजिए हमारे पास चीनी कम हो रही है, गन्ने की पैदावार कम हुई जिसकी वजह से चीनी महंगी हो रही है, तो हमें लगा कि चीनी कम पड़ेगी, हम दूसरे देश से मंगा लेते हैं। तो जिस भी देश से हम मंगाएंगे उस देश को डॉलर में भुगतान करेंगे और उतनी चीनी हम मंगा लेंगे, तो हमारे देश में चीनी हो गई, कीमतें स्थिर हो जाएंगी। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई चीज ज्यादा है, सरप्लस है, और दूसरे देश को जरूरत है, तो वो देश हमसे मांगेगा, हमें भुगतान करेगा और हम उसे वो सामान दे देंगे। तो जब हम सामान मंगा रहे हैं तो वो इंपोर्ट है, और जब कोई हमसे सामान लेकर के जा रहा है तो वो एक्सपोर्ट है। इसी को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कहते हैं। तो जापान को जब भी जरूरत होती है वो बाहर से इंपोर्ट करवा लेता है। साथ ही इन लोगों ने जो भी इनके पास लैंड और कैपिटल है उसका एफिशिएंट वे में यूज किया है। इन सिंपल टर्म्स, जब भी हम शहरों की बात करते हैं, अगर हम भौगोलिक दृष्टिकोण में जा रहे हैं, ज्योग्राफिकल वे में बात कर रहे हैं, कि जब भी कोई शहर बनता है, एक शहर कैसे बनता है, लोग ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में आते हैं, जहां जहां उनको फैसिलिटीज मिलती है वो धीरे धीरे बसते जाते हैं और एक छितरा हुआ नगर बनता है। अगर इसकी बजाय हम एक प्लैंड शहर को बनाएं, हम एक टाउनशिप को बनाएं, हम एक नियोजित बसाव की प्रक्रिया रखें और नियोजित प्रतिरूप रखें, तो हम कम संसाधन में अधिकतम इस्तेमाल कर पाएंगे। उसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, ऐसे समझते हैं। मान लीजिए एक जमीन है, उस पे एक घर बना है, 4 लोगों का परिवार रह रहा है, और अगर उसी को आपने अपार्टमेंट बना दिया, उसमें 10 तल्ले बना दिए, मतलब 10 फ्लोर बना दिए, ग्राउंड को छोड़ दीजिए, गाड़ी खड़ी करेंगे वहां, और आपने 10 फ्लोर बना दिए, तो उतनी ही जमीन पर 4 लोगों का एक परिवार एक फ्लोर पर रह रहा है, आपने 10 फ्लोर बनवा दिए तो अब 40 लोग रह रहे हैं। पहले उतनी ही जमीन पर 4 लोग थे, अब आपने उतनी ही जमीन पर 40 लोगों को बसा दिया। इसी तरह आपने ऑफिसर्स के साथ किया, बिजनेस के साथ किया, अपने कैपिटल को प्रॉपर यूज किया, तो धीरे धीरे इससे क्या हुआ, आप डेवलप्ड स्टेट में आ गए। तो जापान ने यही काम किया है कि उसके पास नेचुरल रिसोर्स नहीं थे, फिर भी वो रिच कैटेगरी में आता है, और उसके साथ ही वो अपने रिसोर्सेस को, जो भी लैंड और कैपिटल जैसे रिसोर्स हैं, उनको एफिशिएंट वे में यूज करता है। साथ ही जो टेक्नोलॉजी है उसको बेटर वे में डेवलप किया गया है। तो इतना हमें समझ में आ गया होगा। आज की क्लास हम यहीं क्लोज कर रहे हैं। बेसिकली आज हमने ये पढ़ा विलास और शकल की कहानी के माध्यम से कि कैसे जब एक पर्सन रिसोर्स में कन्वर्ट होता है तो न केवल वो खुद के लिए बल्कि अपने आसपास रहने वाले लोगों के लिए एज वेल एज सोसाइटी के लिए फायदेमंद साबित होता है। साथ ही क्वालिटी ऑफ लेबर इंप्रूव होता है जिससे प्रोडक्टिविटी इनहेंस होती है। जबकि अगर विलास जैसी सिचुएशन है तो ड्यू टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स, जब आप एजुकेशन, स्किल्स और हेल्थ तीनों सही समय पर अर्ली एज पे गैदर नहीं कर पाते तो आपको लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम होती है और आप मे बी सोसाइटी के लिए या देश की इकोनॉमी के लिए बर्डन बन सकते हैं। साथ ही लास्ट में हमने देखा जापान की सिचुएशन से कि जिनके पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है लेकिन अपनी लैंड और कैपिटल को एफिशिएंट वे में यूज करके वो काफी रिच कंट्री और डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।